मैं इस कहानी में समीर नाम के एक लड़के की कहानी सुनाने वाली हूँ। मैं गांव से पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में पढ़ने के लिए आया था, ताकि अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकूं। कहने को तो यह शहर बहुत बड़ा था, हजारों मकान थे, पर मुझको रहने के लिए एक छत तक भी न मिल सकी। मैंने बहुत कोशिश की, पर कामयाबी न मिली। एक कुंवारे लड़के को कौन किराएदार रखने का जोखिम उठाता। दर दर भटकने के बाद आखिरकार मुझे एक आंटी जी मिली। उनका नाम अनीता देवी था। उनके घर में सिर्फ वह और उनकी बहू अवनी थी। अवनी बहुत खूबसूरत थी। मैं पहली नज़र में ही उसका दीवाना हो गया। उनका बेटा एक कारोबारी व्यवसायी था। वह अपने काम से ज़्यादातर बाहर ही रहता था। उन्होंने मुझे अपने साथ रहने की इजाज़त दे दी। मैं उनके घर पर रहने लगा, साथ ही उनके घर के छोटे मोटे काम भी कर देता। एक बार अनीता देवी की तबीयत बिगड़ गई, तो मैं एक लायक बेटे की तरह अनीता देवी की सेवा कर रहा था। एक दिन मैं अस्पताल से घर लौट रहा था कि बारिश शुरू हो गई। बारिश तेज होती जा रही थी। मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था, ताकि किताबें भीगने से बच जाए। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला देख चौंक गया। मैं घर के भीतर दाखिल हुआ तो आंगन का नज़ारा देखकर मैं अपनी सूध बूध भूल गया। अवनी लहंगा ब्लाउज पहने बरसात के पानी में नहा रही थी। भीगे कपड़ों में उसका सौंदर्य और गजब ढा रहा था। यही वजह थी कि मैं एकटक अवनी को निहारता रह गया। इतने करीब से जब मैंने अवनी के आकर्षक बदन को भीगते हुए देखा, तो जैसे मेरे धमनियों में बह रहा रक्त उबाल खाने लगा हो। तुम कब आए? मुझको सामने पाकर अवनी चौंक गई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। एकटक मैं अपनी लाल लाल आंखों से अवनी की भीगी देह का अमृत पी रहा था। अवनी की नज़रें मेरे आंखों से मिली तो उसके बदन में झुरझुरी सी होने लगी। लज्जावश उसका गोरा चिट्टा चेहरा गुलाबी पड़ता गया। ना जाने ऐसा क्या हुआ कि अवनी अपनी जगह खड़ी न रह सकी। दौड़कर वह मेरे सीने से लग गई। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया और मैंने बलिष्ठ बाहों के घेरे में अवनी को कसकर जकड़ लिया। अवनी ने कोई प्रतिकार नहीं। देह के इस महासंग्राम में हम दोनों देर तक गोते लगाते रहे। फिर जब अलग हुए तो हम दोनों एक दूसरे से नज़रें चुराते हुए अपने अपने कमरे में चले गए। फिर मैंने सोचा, यह क्या कर दिया मैंने। जिस औरत ने मुझे बेटा समझकर अपने घर में रखा, उसी घर की बहू के जिस्म पर मैंने डाका डाल दिया। मैं अपने ही सवालों में उलझ गया। पहले मैंने कहा कि अवनी खुद ही मेरी बाहों में आकर समा गई तो मैं क्या करता। देह सुख के उफान के आगे अच्छे बुरे का सवाल कहाँ रह जाता है। मैंने मानो अपना पक्ष रखा। उधर अवनी भी सामान्य नहीं हो पाई थी। आज एक अनजान पुरुष के संसर्ग में उसे अकल्पनीय सुख की प्राप्ति हुई थी। ऐसा आनंद तो उसे आज तक उसका कारोबारी पति भी नहीं दे पाया था। उसने विचारों को झटका और कपड़े बदल लिए। फिर चाय बनाई और ट्रे में एक कप चाय रखकर मुझको देने चली आई। मैं सोने की तैयारी में था। अवनी को सामने खड़ा पाकर मैं हड़बड़ा गया। लो, चाय पी लो। पानी में इतनी देर भीगने के बाद चाय पीना ठीक रहता है। अवनी ने कप आगे बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर कहा। सचमुच चाय अच्छी बनी थी। रात के खाने में अवनी ने मेरी मनपसंद आलू की सब्ज़ी बनाई थी। ना जाने कैसे अवनी को मेरी पसंद नापसंद का पता चल गया। यहाँ तक कि दाल सब्जी मिठाई में मुझे क्या क्या पसंद है, उसकी बाकायदा लिस्ट अवनी ने बना रखी थी। एक रात वह दूध का गिलास लेकर मेरे कमरे में आ गई। मुझको गर्मी लग रही थी। मैंने ज़्यादातर कपड़े खोल रखे थे। अचानक अवनी को सामने पाकर मैंने तौलिया उठा लिया। यह देखकर अवनी ज़ोर से हंस पड़ी। निर्झर झरने सरीखी हंसी कानों में मिश्री घोल रही थी। पारदर्शी गाउन में अवनी किसी अप्सरा जैसी नजर आ रही थी। गिलास टेबल पर रखकर वह पलंग पर बैठ गई और अपने हाथों से मेरे बालों को सहलाने लगी। मैं इतना भोला नहीं था जो कि स्त्री के मनोभाव को ना समझ पाता। उस रात हम दोनों एक साथ रहे। पूरे घर में हम दोनों अकेले, और रात की तन्हाई का सहारा ऐसे कोई कसर कैसे रह पाती। 2-3 दिन में अनीता देवी अस्पताल से स्वस्थ होकर घर लौट आई और मुझसे कहा, बेटा, तू तो मेरे सगे बेटे से भी बढ़कर निकला। अपनी सेवा से खुश अनीता देवी ने मुझे ढेरों उपहार दिए डाली। मुझे और अवनी को लगा
कि माँ जी के घर लौट आने के बाद वे शायद अब नहीं मिल सकेंगे। पर देह की भाषा जब देश की दरिया तक लांघ जाती है तो फिर यहाँ एक ही घर में रजामंदी के साथ मिलने में क्या मुश्किल आती। अब तो हालात यह थी कि जब दिल करता मैं अवनी को अपने कमरे में बुला लेता और उसके साथ देह की तृष्णा पूरी करता, और अवनी को भी मेरा साथ अच्छा लगता था। पति की अनुपस्थिति में किसी भी स्त्री की देह जो सुख चाहती है, मैं वह सुख अवनी को दे रहा था। देह सुख के इस भोग में हम दोनों शायद ये भूल गए कि सुख हमेशा अकेला नहीं आता, अपने साथ दुख भी लेकर आता है। अवनी के समर्पण ने मुझको निरंकुश बना दिया। मैं हरदम मनमानी करने लगा। अवनी मेरे लिए जिस्म की भूख मिटाने वाली महज मशीन बनकर रह गई। भावना की जगह अधिकार हावी होने लगा। मैं एक पति की तरह हुक्म देकर उससे बातें करता। एक बार तो मैंने हाथ भी उठा दिया। धीरे धीरे मेरे और अवनी के रिश्ते में पहले जैसी मिठास नहीं रही। अब हमारे मिलन में वह जैसे पहले जैसी गर्माहट भी नहीं रह गई थी। हम दोनों के लिए संबंध बोझ में तब्दील हो चुका था। कहीं न कहीं अनीता देवी की अनुभवी आंखें भी ताड़ रही थी कि घर में उनकी नाक के नीचे क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। इधर मैं जब से इस चक्कर में पड़ा था, मेरी पढ़ाई लिखाई पूरी तरह चौपट हो गई थी। एक रात जब मैं नाइट लैंप की रोशनी में पढ़ रहा था तो अवनी मेरे कमरे में आ गई। उसने लैंप का स्विच ऑफ किया तो मैं चीख पड़ा, यह क्या तमाशा है, जाकर अपना काम करो और मुझे पढ़ने दो। अवनी ये सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि पति की गैर मौजूदगी में किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाकर उसने कितनी बड़ी भूल की है। नहीं, अब वह इस दलदल में और नहीं गिरेगी। जो होना था हो गया। ये संबंध अंधे कुएं में गिरने के समान है। मुझे कुएं में नहीं गिरना। अवनी ने मन ही मन निर्णय लिया। उसने फ़ोन करके अपने पति को जल्दी आने को कह दिया ताकि ये किस्सा विराम ले सके। मैं भी जितना जल्दी हो सके इस संबंध की बोझ को सिर से हटाने के बारे में सोच चुका था। मिलने की पहल रजामंदी से हुई तो अलग होने के लिए भी परस्पर रजामंदी काम आई। मैंने बहाना बनाकर घर छोड़ दिया और दूसरी जगह जाकर रहने लगा। जीवन में घटे इस घटनाक्रम को हम दोनों एक स्वप्न समझकर भुलाने की कोशिश करने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।